हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपांशु वोरा है और सिंप्लीफाई यूपीएससी बाय दीपांशु वोरा नाम के मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले बस ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सिमिलर वीडियोस आपको आगे आने में मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझसे बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब कैसे पढ़नी है ये हमें नहीं मालूम। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेक्ट्रम नाम की जो किताब आती है, ठीक है, मार्केट में, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, कैसे पढ़नी है? 2022 से 13 तक के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एनालाइज करो। इस किताब के इंडेक्स में जाओ और देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली लेटर ऑन स्टेजेस के 1857 के रिवोल्ट के चैप्टर, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस मेंबर ने बनाई, वो मैच द फॉलोइंग में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, एरा ऑफ मास मूवमेंट, गांधी जी वाला चैप्टर, और फिर 1940s की जो डेकेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम पॉलिटी का सब्जेक्ट देखें तो ऑब्वियसली उसमें लक्ष्मीकांत नाम की ये किताब है जो सबने पढ़ी होगी। अब इस किताब में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमेशा एनालिसिस करना, अगर आप वो देखेंगे आपको पता लगेगा। वैसे तो पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है तो छोड़ना चाहिए इस किताब में, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, ठीक है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला चैप्टर, गवर्नर वाला चैप्टर, इसके अलावा जुडिशरी वाला जुडिशल रिफॉर्म, एक्टिविज़म, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन होना। ठीक है, ये सब जो चैप्टर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली इन्हीं 7 और 8 चैप्टर्स में से पॉलिटी की मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्लो करते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना है। इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की क्या पार्डनिंग पावर्स हैं, वो गवर्नर से कैसे अलग हैं। तो जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हो तो साथ में गवर्नर को पढ़ो, जब आप प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे हो साथ में चीफ मिनिस्टर को पढ़ो, जब आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पढ़ रहे हो तो काउंसिल को पढ़ो। दोनों के बीच का डिफरेंस को याद करने की कोशिश करो क्योंकि एग्जाम में वो जो अलग सा फैक्ट होगा ना पॉलिटी में वो आएगा। ठीक है, तो पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी किताब कैसे पढ़नी है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या चाहे वो लक्ष्मीकांत हो। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में जनरली ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट थीम्स वहाँ से पता लग जाएंगी। लेकिन फिर भी फर्स्ट रीडिंग में जनरली कुछ रिमेंबर करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, सेकेंड रीडिंग में आपको चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। एंड थर्ड रीडिंग में सिर्फ अंडरलाइन पार्ट्स को पढ़िए, या मैं तो हर चीज़ का नोट्स बना लेता था, तो इंपॉर्टेंट चीज़ का ना जो मैं अंडरलाइन करता था सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में आते आते उसके नोट्स बन जाते थे अच्छे से। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कमिंग टू दिस बुक, आर्ट एंड कल्चर की ये किताब, इससे पहले इसकी एनसीईआरटी, ठीक है, 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चैप्टर्स हैं, रॉक पेंटिंग्स के प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली का, मोरियन पोस्ट मोरियन, म्यूरल ट्रेडिशंस, स्कल्पचर, टेम्पल वाला चैप्टर, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एग्जाम में पहले क्वेश्चन देखना, उसमें अजंता पेंटिंग्स, एलोरा पेंटिंग्स, इंडस वैली में क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, उसको अच्छे से देखना, मेंस के भी क्वेश्चन को देखना आर्ट एंड कल्चर में। उसके बाद जब ये किताब अच्छे से हो जाए, आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, उसके बाद हम नितिन सिंघानिया के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लेते हैं। पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचरी, पॉटरी। ठीक है, दूसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है पेंटिंग्स में। इसके अलावा जो चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है वो म्यूज़िक और डांस को आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिलीजन में आप बुद्धिज़्म को देख लेना और स्कूल्स ऑफ फिलोसफी देख लेना। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बुद्धिज़्म वाला और फिलोसफीज़, ये देख लेना अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज़ फाइन आर्ट्स वाली। इसके अलावा ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटी है, उसमें पहली एनसीईआरटी है ये, इंडिया के फिजिकल फीचर। ठीक है, सॉरी, ये है 12th क्लास की, 11th क्लास में पहले हम आते हैं। ये एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इस एनसीईआरटी में बेसिकली इन्होंने ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लैंड फॉर्म्स वाले तीनों चैप्टर्स, अर्थ वाला चैप्टर, क्लाइमेट वाला चैप्टर, बेसिकली पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जिसमें इंट्रोडक्शन है, और फिफ्थ चैप्टर लाइफ ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी, ये बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए है, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है अर्थ, लैंड फॉर्म्स और क्लाइमेट वाले 3 यूनिट्स जिसके अंदर सब चैप्टर्स हैं। कैसे पढ़ना है देखो, क्या पूछते हैं
प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, इंडियन ओशन डायपोल क्या है, बेसिक फैक्ट्स पूछेंगे। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर को किस डायरेक्शन में टर्न करता है, क्यों करता है, वो सब चीज़ें आप देखो। कुछ समझ में ना आए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं, लाइक अमित सेन गुप्ता जी का चैनल मैंने फिर फॉलो किया था। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हुए थे, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी मतलब कि क्योंकि टेक्निकल है, अगर आपको कोई एस्पेक्ट समझ नहीं आ रहा, उस पर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो, गूगल करो और इस किताब की डेफिनेटली हेल्प लो। इंडिया का फिजिकल है तो इसमें ये वाली एनसीईआरटी है, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रिवर्स, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, सॉइल्स, सब कुछ पढ़ा। और डिजास्टर मैनेजमेंट में आखिरी वाला चैप्टर जो GS3 में काम आएगा। अगेन कैसे पढ़ना है यार, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन के बेसिस पे ना तुम्हें थीम्स पता लग जाएंगी यार। रिवर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन रेंजेस पता होने चाहिए, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। एक एटलस खरीदो और इस किताब के साथ उसको पढ़ो, ठीक है, डेफिनेटली। उसके बाद इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये 12th क्लास की ह्यूमन जोग्राफी वाली इंडिया वाली एनसीईआरटी। इसमें क्या है यार, इंडिया का ही सारा कुछ है, इंडिया के सॉइल्स, इंडिया के वेजिटेशन, इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडिया के मिनरल्स, वो सब आता है यार एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उन्होंने एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, वो कहाँ पाया जाता है वो पूछा है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे है आयरन एंड ओर की, तो वो मैच द फॉलोइंग में देके पूछ लेंगे। कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जाके, प्रीलिम्स और मेंस के सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मेंस में इंडस्ट्रियल लोकेशंस पूछ लेंगे, उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पूछ लेंगे, तो वो इसी सब एनसीईआरटी से आपका जो बेसिकली एक बेस बनेगा, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी की एक 12th की ये भी एनसीईआरटी है, लेकिन मैं कहूँगा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पॉपुलेशन के डायनामिक्स, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या होता है वो देख लेना, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख के जाना बेसिक मटेरियल के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यार, अभी मेरे पास शंकर IAS की बुक नहीं है, लेकिन अब वो इतनी रेलिवेंट रही नहीं है। आप PMFIS की इसमें बेसिकली बुक देख सकते हो टू गेट एन आइडिया। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, आप PMFIS की बुक देख सकते हो, उसमें भी आपको कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक्स, इंडिया के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंसेस हैं, इंडिया के जितने भी एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनके फैक्ट्स, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को क्या परमिशन है एक नेशनल पार्क में बैन करने की या नहीं करने की, अब वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेजर नेशनल पार्क्स की लोकेशन विद कौन से वो एनवायरमेंटल फीचर्स हैं उसके आसपास, कौन से माउंटेन रेंजेस से गुजरते हैं, ईस्टर्न घाट्स में कितनी स्टेट्स हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मिडल पे कौन सा नेशनल पार्क आता है, ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स में पहले पूछे हुए हैं, उनको स्टडी करो। टाइगर रिजर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अभी नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को 50 साल हुए थे, टाइगर मिशन को भी 50 ईयर्स इस साल हो चुके हैं, ठीक है। वो सब चीज़ों को देखो, फैक्ट्स को रिमेंबर करो, एक्ट्स को पढ़ो, क्योंकि इन्हीं थीम से क्वेश्चन आते हैं, लेजिस्लेशन से, फैक्ट्स से, टाइगर रिजर्व से, किस एक्ट में कौन सी स्पेसिफिकेशन है उससे, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक्स जो पहले पूछते थे अब थोड़े कंटेम्प्रेरी टाइम के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस किताब में इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में शंकर IAS के नोट्स हैं, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद नोट्स पे आओ, उसमें बैंकिंग सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इनको समझो। स्टॉक मार्केट को समझो, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि अब वो थोड़ा फाइनेंस पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इन सबको समझो, इनके बेसिक्स आपके इकोनॉमिक्स के क्लियर होने चाहिए। इस सेक्टर पर कोई भी इम्पैक्ट करने से उसका दूसरे सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट्स का करेंसी डिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट, तो इसको विकासपीडिया की एक वेबसाइट है, वहाँ से गूगल करो चीज़ों का इफेक्ट जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि RBI ने ये कम कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। मृणाल सर का BES 17 पे कोर्स है, उसको देख लेना, वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ना है, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके। हाँ, तो मैं बोल रहा था इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बेसिस, उसके बिना आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। उन फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किए बिना कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करो, कुछ समझ में ना आए तो किसी वीडियो लेक्चर की हेल्प लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो और चीज़ों को रिलेट करने की क्षमता आनी चाहिए। तो मेनली इन सब्जेक्ट्स को ऐसे ही डील करना है, बेसिक फाउंडेशन पे पकड़ बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है और अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।